नमस्कार। मध्यकालीन इतिहास की 2 क्वेश्चन सीरीज के बाद आज हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है उसी के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और वो किस वर्ष की गई थी? 1774 में की गई थी। तो 1774 में यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में, और इसका मुख्य न्यायाधीश जो है उसका, ठीक है, इसका जो चीफ था वो एलिजा सर एलिजा एम्पे था और 3 अन्य न्यायाधीश भी इसमें थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः और पूर्णतः समाप्त किया गया? अंशतः मतलब कुछ अंश उसका समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से। तो आपको पता है इसका सही आंसर होगा ये, क्योंकि 1813 के एक्ट के तहत चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार, इन 2 अधिकारों को बचाया गया था, बाकी सभी समाप्त किए गए थे। तो 1813 के तहत अंशतः समाप्त किया गया था 2 चीजों को छोड़कर, एक चाय के व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार। इन 2 चीजों को छोड़कर बाकी से समाप्त किए गए थे। और 1833 के एक्ट के तहत, चार्टर अधिनियम के तहत, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। यानी जो ये 1813 में बचाए थे ये भी 1833 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिए गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। तीसरा सवाल देखिए, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठित किया गया? तो पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठित किया गया था। लॉर्ड मैकाले, जिसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं, उसी की अध्यक्षता में भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया था? 1834 में। और ये विधि सदस्य के तौर पर पहला, इससे पहले इसको गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें पहली बार विधि सदस्य को जोड़ा गया, और वो विधि सदस्य होता था 4था सदस्य। इससे पहले गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में 3 ही सदस्य होते थे, तो 4था सदस्य विधि सदस्य जोड़ा गया यानी कानूनी सदस्य, और वो पहला जोड़ा गया लॉर्ड मैकाले। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। जो ऑर्डिनेंस है वो कहां से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। पांचवा सवाल, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने का प्रक्रिया किस अधिनियम से शुरू हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं का जो शुरुआत हुई है वो 1853 के एक्ट के तहत हुई है। 1853 के एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शुरू हुआ था। 1833 में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हुई थी, यानी योग्यता के आधार पर पद देने की बात, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की बात हुई थी, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विरोध के चलते ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी। ये इंप्लीमेंट होगी 1853 के एक्ट के तहत, जहां से सिविल सेवा परीक्षाओं में या महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो प्रक्रिया है उनमें प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की बात की गई थी। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगले देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो अप्रत्यक्ष भारत में किस अधिनियम के तहत चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ माना जाता है? तो 1892 का, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। यानी प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। यहां पर क्या हुआ था कि विधान परिषद जैसे होती थी, जो विधान परिषदें होती थी, असेंबली जो होती थी, उसमें सामान्य जो बजट होता था, बजट पर सिर्फ बहस करने का अधिकार दिया था। बजट में बहस करने का अधिकार दिया था, ज्यादा कोई बड़े अधिकार नहीं थे। बहस करने का अधिकार, कुछ सवाल पूछने का अधिकार, ठीक है, बस इतना ही अधिकार दिए थे। वहीं से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ भी माना जाता है। 7वां सवाल देखिए, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? तो पहली बार भारतीय विधायिका यानी संसद, तो भारतीय संसद पहली बार द्विसदनी यानी 2 सदन उसके कब बनाए गए? तो आपको पता है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत की जो विधायिका है, जो भारत की जो संसद है, उसे 2 सदनी बनाया गया। और ये 2 सदनी बनाया गया कब? 1921 में। एक्ट पूछे तो 1919 करेंगे, वैसे ईयर पूछा जाएगा तो 1921, जहां से द्विसदनी व्यवस्था शुरू हो गई थी भारतीय पार्लियामेंट की।
अगला देखिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले विधि सदस्य, ठीक है, पहले विधि सदस्य वो भी कौन से, भारतीय पूछ रहा है वो, पहले भारतीय विधि सदस्य या पहले भारतीय विधि सदस्य जो हैं वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा चुने गए थे, एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहले सदस्य चुने गए, पहले विधि सदस्य चुने गए, और ये चुने गए थे 1909 के, ठीक है, 1909 के भारत परिषद नियम के तहत, जिसको मिंटो मार्ले सुधार कहा जाता है, उसी एक्ट के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भारत की यानी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट, यह व्यवस्था मुस्लिम के लिए यानी मुस्लिमों के लिए किस अधिनियम, केंद्रीय विधान परिषद में यानी सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम वर्ग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की जो व्यवस्था है वो 1909 के भारत परिषद नियम के तहत, यानी जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है या मिंटो मार्ले सुधार कहा जाता है, उसके तहत यह व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो ये की गई थी, इसके तहत भारत में ऐसे 6 क्षेत्र क्या किए गए, आरक्षित कर दिए गए, भारत में 6 ऐसे क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए जहां से चुने जाने वाले भी मुस्लिम होंगे और उनको वोट करने वाले भी मुस्लिम होंगे, ये ध्यान में रखेंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन और आज का जो आरक्षित निर्वाचन है उसमें इतना ही अंतर होता है। देखो, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन और आरक्षित निर्वाचन में इतना ही अंतर है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या व्यवस्था होती थी, जैसे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, तो वहां पर जो चुना जाएगा यानी जो इलेक्ट होगा वो भी मुस्लिम होगा और उसे वोट देने वाले भी मुस्लिम होंगे, यानी वोट देने वाले और चुने जाने वाला दोनों मुस्लिम होंगे। जबकि आरक्षित निर्वाचन में ऐसा नहीं होता। आरक्षित निर्वाचन में सीट आरक्षित होती है, यानी किसी खास वर्ग के लिए, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, किसी एक वर्ग के लिए सीट आरक्षित होगी, लेकिन वहां वोट सभी संप्रदाय के लोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो प्रांतों में द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनस कर्टियस को कहा जाता है, और प्रांतों में द्वैध शासन सबसे पहले 1919 के अधिनियम के तहत लगा था, ठीक है। और लियोनस कर्टियस को द्वैध शासन का, प्रांतों में द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 11वां क्वेश्चन देखिए, इनको मिलान करना है, तो इसको देखो किस तरह से आप मिलान करेंगे। नियंत्रक परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ईसाई मिशनरियों का या ईसाई जो धार्मिक समूह है उनका भारत आगमन या भारत में उनको कार्य करने की छूट किस एक्ट के तहत दी गई थी? इसी एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर एक्ट 1833 के तहत हुई थी। मतलब इस एक्ट के तहत बात की गई थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चौथा सदस्य जो जोड़ा जाएगा वो विधि सदस्य जोड़ा जाएगा। तभी आप देखा था आपने ऊपर वाले सवाल में कि चौथा विधि सदस्य 1834 में जोड़ा गया, 33 के एक्ट के तहत वो जोड़ा गया लॉर्ड मैकाले। तो ये आपका, तो इस हिसाब से आपका सवाल कौन सा सही हो जाएगा? एक मिनट, तो एक बार आप देख लीजिए ऊपर, पहले का दूसरा है, दूसरे का फर्स्ट है, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, यानी बी आंसर आपका सही होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, बालगन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? तो बालगन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है? 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। इसी बालगन प्लान को डिकी बर्ड प्लान के कहा जाता है, और डिकी बर्ड किसका नाम था? माउंटबेटन का, या और इसी को इस्मा योजना भी कहा जाता है, इस्मा योजना। तो डिकी बर्ड यानी डिकी बर्ड किसका? माउंटबेटन का नाम था, उपनाम। तो उसके द्वारा भारत को आजाद करने के संबंध में जो योजना बनाई गई थी उसको माउंटबेटन योजना या उसको बालगन प्लान या डिकी बर्ड प्लान या फिर उसको इस्मा योजना कहा जाता है, क्योंकि इस्मा भी उसका एक सदस्य था, एक व्यक्ति। ये जो पूरी संस्था, मतलब पूरा जो ये जो कमीशन लाया गया था उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमा आयोग 1947 में बना था, जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था। तो इसका जो अध्यक्ष था वो लॉ क्या था? रेडक्लिफ। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण भी भारत पाकिस्तान के बीच इसी दौरान कर दिया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने का अधिकार या शक्ति प्राप्त होगी? अभी बताया था आपको, जिस अधिनियम से भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई है उसी अधिनियम से भारतीय लोगों को, या भारतीय जो विधान परिषदें बनी थी अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई थी, उसमें भारतीय लोगों को, ठीक है, बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो ये कौन सा अधिनियम है?
1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत जब कहीं पर भी स्वतंत्र लग गया तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। आपको पता है 1947 के एक्ट के तहत, पहले आप एक चीज जान लो, 1858 के एक्ट के तहत भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई थी और वो वायसराय लगातार चलते रहे। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत वायसराय पद को समाप्त करके फिर से उसको क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। लेकिन तब तक भारत आजाद हो चुका था। तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और आप जो भी शब्द जुड़ेगा वो स्वतंत्र जुड़ेगा, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले देखिए 17वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित है? तो शक्तियों का विभाजन आपको पता है, केंद्र व राज्य के बीच 3 सूचियों का निर्धारण, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनका निर्धारण 1935 के अधिनियम में हो गया था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 सूचियों का वर्णन हो गया था और इन 3 सूचियों के तहत केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया गया था उस दौरान। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय, ठीक है, फेडरल कोड, तो भारत में फेडरल कोड जो बना है, संघीय न्यायालय जो बना है, वो ना इससे बना है ना इससे तो हाईकोर्ट बने हैं, आपको पता है इंडियन हाईकोर्ट एक्ट भी एक सेट में ही आया था, इसके तहत भी नहीं है, इसके तहत भी नहीं, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 1935 के अधिनियम के तहत भारत में फेडरल कोड बना था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत भारत में फेडरल कोड दिल्ली में बना था और वो 35 के अधिनियम के तहत बना था 1937 में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? तो आपको पता है आज अवशिष्ट शक्तियां किसको होती हैं? राष्ट्रपति को होती हैं। तो जैसा राष्ट्रपति का ओहदा है, उस समय किसका ओहदा होता था इस तरह का? तो गवर्नर जनरल का। तो अब वर्तमान में तो अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति को होती हैं, तो उस समय राष्ट्रपति जैसी कोई संस्था तो थी नहीं, तो गवर्नर जनरल था, तो वो उसको दी जाती थी, अवशिष्ट शक्तियां उसको दी गई थी। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? जब भारतीय लोगों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होगा और भारतीय लोगों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति होगी, तभी जाके यह संभव होगा। और ऐसा तब हुआ था चार्टर एक्ट 1853 के एक्ट के तहत भारतीय लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में मौका दिया गया और इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी प्रशासनिक सेवाओं में किया गया था। तो यहां से शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन व पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था? तो चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। किस अधिनियम के तहत बढ़ाया गया था? 1813 के एक्ट के तहत। 1813 के एक्ट के तहत चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार को छूट दी गई थी, वही बढ़ाया गया था, बाकी सारे अधिकार कंपनी के समाप्त कर दिए थे। तो ये है, अगर ये सवाल आ जाता है कि चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, तो फिर आपका आंसर होता है 1833। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में अधिनियमों से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से अलग हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, लेकिन हुआ है कब? 1937 में। ठीक है, तो एक्ट बन गया था इससे के संबंध में 1935 में, लेकिन ये काम हुआ है 1937 में। एक्ट पूछे तब अलग सवाल है, वैसे वर्ष पूछे तो अलग सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1947 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। एक चीज यहां पर मिस्टेक हुआ है शायद। ठीक है, अगस्त में अंतरिम सरकार नहीं बनी थी, 2 सितंबर को बनी थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी थी। उसमें सदस्य कौन नहीं था? राजेंद्र प्रसाद थे, कृषि एवं खाद्य मंत्रालय इनके पास था। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय था। तो राधाकृष्णन जो है इसका सही आंसर है। राधाकृष्णन को कोई भी विभाग इसमें नहीं था, तो राधाकृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था? बजट की व्यवस्था, बजट में बहस नहीं, हाँ, बजट में या बजट की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, तो आपको पता है लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ है 1860 में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। इस समय एक अर्थशास्त्री आया था, उसका नाम आपको पता है विल्सन, जिसने 500 रुपए से अधिक आय पर भी क्या लगाया था? टैक्स लगाया था।
उसी विल्सन के सहयोग से भारत में सबसे पहले बजट व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। और इस समय क्या व्यवस्था थी? इस समय आम बजट और रेलवे बजट ये दोनों एक साथ होता था, ये दोनों एक साथ होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस दौरान आम बजट और रेलवे बजट दोनों एक साथ होता था। फिर 1921 में एकवर्थ कमेटी बनी जिसने अपनी सिफारिशें 1924 में केंद्र सरकार को सौंपी और इसके तहत आम बजट और रेलवे बजट को अलग अलग कर दिया गया। आम और रेलवे बजट को अलग अलग कर दिया गया, इसको अलग, इसको अलग। फिर इसके संबंध में करंट का एक क्वेश्चन आप ये कह सकते हो कि 2017 में देवरॉय कमेटी बनी, देवरॉय कमेटी 2017 में, जिसने फिर से आम बजट व रेलवे बजट को क्या कर दिया? एक कर दिया। तो ये सवाल इससे ही संबंधित हैं। आगे जानते हैं, देखो आगे क्या है। और 1935 अगला देखिए, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इससे भारत विभाजन उल्लेखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इससे भारत को आजादी तो नहीं मिली, बिल्कुल, ये भी गलत है। दूसरा, इससे भारत विभाजन उल्लेखित है, इसमें नहीं, ये भी उल्लेखित नहीं है। इससे देशी रियासतें समाप्त हुई, ये भी सही नहीं है। इससे ये सही है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि आपको पता है 1935 भारतीय संविधान, वर्तमान संविधान में 250 से ज्यादा आर्टिकल के कहां से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख विशेषता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसकी क्या विशेषता है? देखो, प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही है, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी इसके द्वारा। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि ये 1909 में हो गया है, तो यहां पर नहीं है। यहां पर अगर सांप्रदायिक निर्वाचन अगर किसी के लिए किया भी गया था तो एंग्लो इंडियन के लिए किया गया था और सिखों के लिए किया गया था, इनके लिए किया गया था, इनके लिए नहीं, क्योंकि मुस्लिमों के लिए पहले हो गया है। और अगला, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण यानी कानूनी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया था, केंद्र द्वारा बिल्कुल किया गया था। और दो प्रकार के विषय होते थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, वो हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित। तो केंद्र द्वारा प्रांतों को कानूनी शक्तियां बांटी गई थी या हस्तांतरित की थी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक भी सही है, तीन भी सही है, तो जो ऐसा ऑप्शन होगा ये सी सही है, यानी एक और तीन दोनों सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण व स्थायी अवयव नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा तथ्य है जो 1935 के एक्ट के तहत नहीं लिया गया है? देश के लिए लिखित संविधान, अगला ऑप्शन विधानमंडल के लिए निर्वाचित व जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित किया जाना। देखो दूसरा देखो, विधानमंडल के लिए निर्वाचित व जवाबदेह प्रतिनिधि बिल्कुल यहां पर की गई थी। एक संघ की योजना पर विचार, कहा गया भारत एक संघ होगा, यहीं से वो विचार आया। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यहीं से किया गया था। तो ये सिर्फ ये तीनों सही हैं, ये गलत है, यानी इसका ऑप्शन के हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आनंद फानन में लाया गया एक्ट है जिसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। ठीक है, अगला देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन थे? ये आपको पता ही है, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अंतरिम सरकार 1946 2 सितंबर 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी सम्मिलित थे। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग का संबंध किसी लीग से संबंधित नहीं रखता? जोगिंदर मंडल बिल्कुल हैं, लियाकत अली खां बिल्कुल, गजानतर अली खां ये भी हैं, रफी अहमद किदवी नहीं है,
ये रफी अहमद किदवी, इनका संबंध आईएनसी से था, ठीक है। और ये यहां पर कोई मंत्रालय इन्हें अंतरिम सरकार में नहीं मिला था इनको, लेकिन इनको स्वतंत्र भारत के मंत्रालय में, ठीक है, स्वतंत्र भारत के मंत्रालय में संचार मंत्री का पद दिया गया था, संचार मंत्री का, ठीक है, ये ध्यान में रख लेंगे, संचार मंत्री का पद दिया गया था। अंतरिम सरकार में है नहीं, और दूसरा मुस्लिम लीग से भी इनका संबंध नहीं है। सवाल देखिए 30वां, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद हैं, ये भी आईएनसी से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो पहला तो एक्टों से सवाल थे, जितने भी एक्ट हैं संविधान की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, यानी संविधान के संवैधानिक विकास के लिए जितने भी एक्ट महत्वपूर्ण हैं वहां से सवाल थे। अब दूसरा, संविधान की प्रस्तावना और संविधान के गठन से संबंधित जो सवाल होंगे उनसे होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, साम्यवाद के जनक भारत में किसे माना जाता है? भारत में साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट, भारत में साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये बहुत बड़े साम्यवादी नेता हैं एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। भारत में सीपीआई का गठन हो 1925 में, 1925 में जब सीपीआई का गठन हुआ तो उसकी गठन में भी इनकी प्रमुख भूमिका है। इसके अलावा चाहे एटक की स्थापना हो या फिर अन्य जो कम्युनिस्ट आंदोलन है, ठीक है, जैसे कानपुर षड्यंत्र हो, ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे इनकी क्रियाकलापों में इनका योगदान प्रमुख है, और सीपीआई के गठन में भी इनका प्रमुख योगदान है। तो ये कम्युनिस्ट नेता हैं, यानी साम्यवादी नेता। अगला, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और कब किया गया था? ठीक है, 1946 में। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसी को पांडुलेखन समिति भी कह देते हैं, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी अंग्रेजी में। तो ये भी कौन है? बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, और जो अध्यक्ष क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ये आप पढ़ते आ रहे हो पहले से। तो अगला देखिए, प्रारूप समिति में कौन एक सदस्य शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह, के अय्यर और के एम मुंशी। तो जवाहरलाल नेहरू, नेहरू और पटेल दोनों ये प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। तो ये ध्यान रखेंगे आप बार बार, बड़े नेताओं में ये दो लोग शामिल नहीं थे। अगला सवाल देखिए, मिलान करना है। इसका मिलान देखिए, संचालन समिति बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति अंबेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति, इसका आंसर सरदार पटेल। तो पहले का दूसरा, दूसरे का फर्स्ट, दोनों में है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन कथनों पर विचार करना है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये गलत है, यानी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? नेहरू द्वारा। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत। तो केवल एक सही है। कौन सत्य है पूछा जा रहा है, तो केवल एक सत्य है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? नम्यता और अनम्यता। नम्यता मतलब, नम्यता कहने का मतलब है कोमल, अनम्यता, ठीक है, यानी कठोर का मिश्रण, बिल्कुल कठोर और कोमल का मिश्रण है, बिल्कुल है, तो ये विशेषता है, बिल्कुल है। संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, ये भी है। अलिखित व विस्तृत संविधान, अलिखित संविधान नहीं है भारत का, ठीक है, यानी लिखित संविधान है, ये गलत है। और मूल अधिकार मूल कर्तव्य भी हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि बाकी सब मेल खा रहे हैं, सिर्फ ये ही नहीं खा रहा है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई थी? तो 21 से घटाकर 18 जो की गई थी वो 61वें संविधान संशोधन के तहत है। और कब? 1989 में।
राजीव गांधी सरकार के समय ये काम हुआ था। तो ये 61वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा 1989। दल बदल से संबंधित कानून भी 52वां अमेंडमेंट भी राजीव गांधी सरकार के समय ही 1985 में पारित हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? तो लॉर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को क्रिप्स योजना भेजी थी ना, तो क्रिप्स योजना भेजी थी 1942 में, जिसे भारतीय लोगों ने, कांग्रेस ने नकार दिया था, तो वो वही पूछा रहा है वो। 12वां सवाल देखिए, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? ये सरल सा सवाल है, आपको पता ही है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद क्या हो गया था? पूर्ण हो गया था। पूर्ण हो गया था। अगले देखिए, बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखो, बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे, उसमें अन्य कितने सदस्य थे? अन्य पूछा गया है, टोटल नहीं पूछा गया है। टोटल पूछता तो 7 होता, अंबेडकर के अतिरिक्त पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। तो अंबेडकर के अतिरिक्त 6 हैं, जिसमें पटेल और नेहरू शामिल नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे? गोपाल स्वामी अयंगर थे, नेहरू नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, सरदार पटेल नहीं थे। ये मैंने पहले भी बता रखा आपको, ये 2 नहीं थे। तो इसका मतलब प्रारूप समिति के सदस्य कौन है? केवल 1 और 3 है। तो अगला सवाल देखिए 15, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू और द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल सही है। उद्देश्य संविधान, उद्देश्य का जो है यानी प्रस्तावना जो है, प्रिम्बल जो है, संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल किया है। उसके वाक्य से ही आपको पता चल जाएगा, जैसे हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों ने आदेशित किया है उसको। तीसरा भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो राज्य के मुखिया यानी राज्य यहाँ देश के लिए आया है, तो राज्य के मुखिया यानी राष्ट्रपति को देश के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रपति को हम प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं। इसका मतलब 1 2 3 सही है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप, केवल 1 2 3 सही है, चौथा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति जो बनाई गई थी, यानी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति जो बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। अगला सवाल देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। आपको पता है, नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक भारतीय झंडा फहराया था और उसी दिन घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और भारतीय झंडा फहराया जाएगा। तो उसी के निर्देशानुसार यह काम हुआ था। और उसके बाद हर साल 26 जनवरी 1930 के बाद हर साल इसी डेट को क्या मनाया जाता है? मतलब इस दिन एक स्वतंत्रता दिवस के एक प्रतीक के तौर पर, एक उसे सिंबल के तौर पर मनाया जा रहा है। तो इसीलिए संविधान लागू होने की तिथि को 26 जनवरी 1950 रखा गया। अगले देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपको पता ही है, बी एन राव हैं संवैधानिक सलाहकार, बी एन राव। ठीक है, बी एन राव। अगला 19वां, भारतीय सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो है या अशोक की लाट जो है, वो उसी दिन से, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से इसको क्या किया गया है? अंगीकृत किया गया है, स्वीकृत किया गया है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना, ये जो समवर्ती सूची की जो संकल्पना है यानी कॉन्सेप्ट है, ये कहां से लिया है? यह लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार होते हैं। देखो, भारत में संघात्मक व्यवस्था यानी भारत में फेडरल सिस्टम जो है, फेडरल सिस्टम है, वो किस देश से लिया है? तो कनाडा से। तो फेडरल सिस्टम किस तरह से होता है? देखो, फेडरल सिस्टम को समझना है तो ऐसे, फेडरल सिस्टम में यानी संघात्मक शासन में केंद्र के अपने अधिकार होते हैं, केंद्र के अपने अधिकार होते हैं और राज्यों के अपने अधिकार होते हैं। यानी केंद्र और राज्यों के अधिकार अलग अलग तौर पर स्पष्ट हैं। तो जब जिस व्यवस्था में
केंद्र और राज्यों के अधिकार अलग अलग वर्णित हों या अलग अलग से उनको अधिकार मिले हुए हों तो ऐसे को फेडरल सिस्टम कहा जाता है, संघात्मक शासन। इसी का उल्टा होता है एकात्मक शासन, जैसे चीन में है, वहां भी है, वहां भी केंद्र है, वहां भी राज्य है, लेकिन वहां ज्यादा पावरफुल कौन है, यानी पूरी तरीके से सत्ता किसके केंद्र में है, तो केंद्र मतलब केंद्र सरकार के, तो उसको एकात्मक शासन कहते हैं। भारत में संघात्मक शासन है, कनाडा से व्यवस्था ली गई है। लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो अमेरिका से हुआ है और 1789 में पहला लिखित संविधान यहीं का लिखा गया, ये आपको पता है। अगले देखिए, भारतीय मूल संविधान में क्या क्या सब मतलब क्या था? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, ये सही है बिल्कुल। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात पर भिन्न है, क्या भिन्न है? वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, बिल्कुल। जैसे भारत में है वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, नाम मात्र का राष्ट्रपति, ऐसी व्यवस्था कहां है? ब्रिटेन में भी है, बिल्कुल। सामूहिक उत्तरदायित्व है, बिल्कुल। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति क्या है? उत्तरदायी है, बिल्कुल है। द्विसदनीय व्यवस्था है, जैसे भारत में 2 सदन है वैसे वहां भी है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड दूसरा हाउस ऑफ कॉमन, वैसे भी वहां है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, ये बिल्कुल भारत में है और भारत में यह व्यवस्था ब्रिटेन से नहीं बल्कि अमेरिका से ली है, तो इसलिए यह व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है और बाकी सेम टू सेम है ब्रिटेन और भारतीय संविधान में, यहां 3 के 3 ये नहीं है क्योंकि ये भारत ने यूएसए से लिया है। अगले क्वेश्चन देखिए, 25वां सवाल, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में प्रीएम्बल का जो विचार है वो यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो भारत में सबसे उच्च राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? संविधान। संविधान ही वीर व्यक्त करता है, यानी संविधान ही बाकी चीजों की व्यवस्था करता है, तो संविधान सबसे बड़ा हुआ। देखो किस तरीके से बड़ा हुआ, धर्म का तो कौन सा वैसे भी नहीं है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब प्रावधान कौन करता है? संविधान ही तो करता है। अगला 27वां, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है भारतीय संघ राज्य की विशेषता? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये तो है विशेषता, ठीक है। अगला, केंद्र व राज्य की भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी है। संघबद्ध, यानी संघबद्ध मतलब जो भारतीय संघ में शामिल हो रहे हैं, संघबद्ध होने वाली इकाइयों, यूनिट, यानी कौन हुए यूनिट? भारतीय संघ में कौन शामिल है? भारतीय संघ किससे बनता है? राज्य से बनता है, तो स्टेट। तो संघबद्ध होने वाली जो स्टेट है यानी जो राज्य हैं को राज्यसभा में असमान वितरण या प्रतिनिधित्व दिया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों यानी संघ, भारतीय संघ में जोड़ने वाली इकाई यानी राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। आपको पता ही है राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व है, यानी जनसंख्या के आधार पर जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनके राज्यसभा मेंबर ज्यादा आते हैं क्या संसद में, तो इसलिए ये ठीक है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ठीक है। कोई सहमति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह कोई सहमति का परिणाम नहीं है बल्कि जनसंख्या को आधार माना गया है कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उसके उसी हिसाब से उस प्रतिनिधि कहां आएंगे? पार्लियामेंट में आएंगे। अगले देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना कहां से ली गई है? राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से ली गई है, ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से ली गई है। अगले देखिए, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल, और उसका कारण भारत का अपना एक संविधान है। कथन तो ठीक है लेकिन कथन का कारण बिल्कुल सही नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि भारत का अपना एक संविधान है, यह कारण लोकतांत्रिक होने के लिए काफी है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। लोकतांत्रिक देश बिना संविधान के भी हुआ जा सकता है। यूनान आज से 2500 साल पहले, यूनान आज से 2500 साल पहले वहां की व्यवस्था कैसी थी? लोकतांत्रिक थी, यानी लोग अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनते थे, लेकिन संवैधानिक विशेषता तो नहीं थी, यानी संविधान तो नहीं था। संविधान तो आज से 4-5 सदी पहले की व्यवस्था है। तो इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक देश होने के लिए आवश्यक नहीं है कि संविधान की प्रक्रिया हो। यूनान आज से 2500 साल पहले वहां व्यवस्था थी, लोग अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनते थे। तो यानी कहने का मतलब है वैसे स्टेट होने को दोनों देखो, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है नहीं है, बिल्कुल ये सही है स्टेटमेंट, तो ये सही है बिल्कुल,
ए और आर दोनों सही हैं। देखिए भारत लोकतांत्रिक देश भी है, भारत का अपना संविधान भी है, लेकिन आर जो है ये ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि आपको भी पता है कि लोकतांत्रिक देश होने के लिए संविधान होना की कोई जरूरी आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत पहले से भी चलती है। अगला सवाल देखिए, प्रस्तावना वाले से संबंध है अगला सवाल। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? तो प्रस्तावना एक तरीके से भारतीय संविधान के एक आईडी की तरह है, आईडी प्रूफ की तरह, जैसा आधार कार्ड होता है उस तरीके से है। तो उसमें क्या होगा, जैसे आपकी आईडी में क्या होता है, आपकी जो वोटर आईडी होती है, दूसरी जो आईडी होती है आधार कार्ड, उसमें आपका क्या होता है, मुख्य मुख्य बातें होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भारतीय संविधान का जो मूल दर्शन है वो उसकी प्रस्तावना में है। अगला सवाल देखिए, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो एन ए पालकीवाला ने कहा है। ठीक है, अगले देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया? तो देखो, समाजवादी, सोशलिज्म शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता, ये जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। और एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है प्रस्तावना में, और यही हुआ है। और ये भी संभव हो पाया किस वजह से? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की वजह से, यानी बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो थ्योरी है उसकी वजह से। ठीक है, अगर देखिए, प्रस्तावना के संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्या विचार है? प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुई है। बिल्कुल, प्रस्तावना को उद्देश्य का नहीं कहा जाता, यह गलत है। यानी इसमें से सही कौन है? सिर्फ कौन सा कथन सही है? सिर्फ एक, प्रस्तावना को उद्देश्य का यानी प्रिम्बल कहा जाता है, उसमें उद्देश्य बताए जाते हैं भारतीय संविधान के। तो एक सही है, दो गलत है। संपूर्ण प्रभुत्व संबंध शब्द का सही अर्थ क्या हुआ है? यहां पर देखो, ऑप्शन देखिए, केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में सर्वोच्च और स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च और स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति जिस देश को होती है उसको संप्रभु कहा जाता है, या उसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र यानी सॉवरेन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, सब प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है? आपको पता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों शब्द कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका नारा ही यही था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, भाईचारा। तो फ्रांस की क्रांति। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्या विचार है? देखिए, पहला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। यह कहा गया कि प्रस्तावना में अमेंडमेंट हो सकता है। बिल्कुल ये सही है। बेरूवाड़ीवाद 1946 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया, यह गलत है। बेरूवाड़ीवाद वैसे भी बेसिक स्ट्रक्चर के लिए नहीं है, यानी प्रस्तावना के लिए नहीं था। बेरूवाड़ीवाद में तो बेरूवाड़ी जो जमीन है बांग्लादेश में, जिसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, ठीक है, मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, लेकिन वो भारतीय क्षेत्र में यानी भारत में आ गया था वो क्षेत्र। तो इसके लिए वहां के जो प्रधानमंत्री हैं नून, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से समझौता किया 1958 में, नेहरू नून समझौता। उसी के तहत फिर एक अधिनियम, एक विधेयक पारित किया गया। विधेयक पारित करने के बाद ये जो क्षेत्र है बेरूवाड़ी, जो बांग्लादेश यानी जो बंगाल में जो क्षेत्र था, इसको पाकिस्तान को सौंपने की बातें हुई। लेकिन इसको लेकर जब राष्ट्रपति के पास ये बिल गया तो राष्ट्रपति को ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में वर्णन है। आर्टिकल 2 कहता है कि किसी भारतीय बाहरी संघ को भारत में शामिल किया जाएगा। 3 कहता है कि कोई एक भारतीय स्टेट है, उससे कोई अलग स्टेट बनाना है तो वो बनाया जा सकता है। किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशों को दिया जाएगा ऐसा कहीं उल्लेखित तो था नहीं। तो राष्ट्रपति जब कानूनी मामले में किसी से सलाह लेता है तो किससे लेता है? 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से उसने सलाह ली थी। तो ये नहीं है, ये इसमें स्टेटमेंट जो है कौन सा सत्य है? सिर्फ ए सत्य है, यह आप ध्यान रखेंगे। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसने कहा है? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है। प्रस्तावना से संबंधित संशोधन है, प्रस्तावना से संबंधित संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत ही जोड़े गए 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति में हुई थी। तो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, उसमें ये बातें कही गई थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो वहां से लिया गया है। अगला देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसमें उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं होता। तो ये B.R. अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन तत्वों का समावेश किया गया है? देखो, संविधान का स्रोत है उसमें, ठीक है, सोर्सेस बताए गए हैं, उसका स्वरूप, स्ट्रक्चर बताया गया है, उसका उद्देश्य बताया गया है, तो ये सही है। देखो, बाकी तानाशाह कोई नहीं है, ऐसा धर्मतंत्र की बात भी नहीं हुई है, ना राजतंत्र की बात हुई है, तो ये सही हो गया आपका ए। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद किस रूप में स्वीकारा गया है? यानी भारत में समाजवाद का, भारत में सोशलिज्म का कौन सा रूप है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। ये ध्यान में रखेंगे, भारत में समाजवाद का लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत में। अब देखिए, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो भारत में लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप प्रचलित है। इसको थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रारूप क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसे कहते हैं जहां पर जनता प्रतिनिधि, जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, जैसे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब भारत में लोग सीधे शासन करते हैं? नहीं करते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। आप अपने विधायकों के माध्यम से करते हैं, अपने प्रधान के माध्यम से करते हैं, आप अपने सांसद के माध्यम से करते हैं, आप सीधे कहीं पर भी प्रतिभाग नहीं करते शासन में। तो यह है अप्रत्यक्ष, यानी आप सीधे नहीं करते कहीं भी प्रतिभाग। लेकिन आपने जैसे यूरोपीय देश देखोगे आप, स्विट्जरलैंड, हालांकि अब ना के बराबर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण, लेकिन जैसे आप स्विट्जरलैंड देखेंगे, स्विट्जरलैंड में कैसी व्यवस्था है? स्विट्जरलैंड में व्यवस्था है जैसे कोई विधेयक पारित हो गया, जैसे कोई विधेयक पारित हो गया, करेंगे तो विधायक ही करेंगे या आपके सांसद ही करेंगे। जैसे कोई विधेयक पारित हो गया और पारित जब करवा दिया, लेकिन जनता इसके बारे में असंतुष्ट है, तो जनता ऐसे विधेयक को नकार सकती है, उसे खारिज कर सकती है। तो यानी कहने का मतलब है शासन में सीधे इंटरफेयर करने का अधिकार है। और इसके अलावा राइट टू रिकॉल जैसे अधिकार हैं, इसके अलावा जैसे राइट टू रिकॉल जैसे अधिकार हैं, यानी आपका प्रतिनिधि बेहतर ढंग से काम नहीं कर रहा है। भारत में क्या है, भारत में आपने कोई विधायक चुना, कोई सांसद चुना, 5 साल के लिए वो चुना जाएगा बस। लेकिन यहां ऐसा प्रावधान है कि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि बेहतर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको निश्चित समय से पहले जनता ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से क्या कर सकती है? हटा सकती है। इसी को राइट टू रिकॉल और इसी को राइट टू रिजेक्ट कहा जाता है। अगला देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगले देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ? अब देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य था, बिल्कुल था। संपूर्ण प्रभुत्व संबंध, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। एक चीज देखिए, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, क्योंकि सेक्युलर शब्द मूल संविधान में नहीं जुड़ा है। तीसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बिल्कुल था। लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी था, बिल्कुल। अगला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, समाजवादी भी था, धर्मनिरपेक्ष था ना, तो ये तो था बिल्कुल, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, लेकिन समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नहीं था। तो ये तो था ही था, इनमें धर्मनिरपेक्ष था, ये नहीं था इसमें। ठीक है, ये दोनों थे और इसमें ये दो नहीं थे, तो इसका मतलब ये सबसे सटीक आंसर हुआ हिसाब से, क्योंकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी की व्यवस्था भी मूल संविधान में थी और लोकतांत्रिक गणराज्य की भी होने को ये भी आंसर सही है, लेकिन इससे ज्यादा ऑप्शन इसमें सही है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज यहीं पर समाप्त की जाती है। मिलते हैं नई क्वेश्चन सीरीज में पॉलिटी के कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।